2 मई के बाद क्या महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है? देखिए जेपी नड्डा जी, देखिए हम लोग कुछ देखने को मिल सकती है? देखिए हम लोग तो स्पष्ट रूप में डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके काम करते हैं, और इसलिए उनकी सरकार है, वो चलाएं। क्योंकि मैं हम ऑपोजिशन में हैं। क्योंकि शरद राव पवार जो कि एनसीपी के टॉलेस्ट लीडर हैं, उन्होंने एक बात को बोला जब पूरी वैक्सीन को लेकर विवाद हो रहा था। उन्होंने बोला कि केंद्र का और राज्य सरकार का कॉपरेशन अच्छा है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। उससे पहले भी वो केंद्र सरकार की कई मंचों पे तारीफ कर चुके हैं। बीच में खबर आई कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी अहमदाबाद में मिले। इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ 2 मई के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑपोजिशन में खड़े हैं और हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। जी, मैं बढ़ता हूं आगे। एक बड़ा फैसला आया, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो कि वाराणसी में है, एएसआई का सर्वे कराने को लेकर। उसको लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल बयान आए कि इसके पीछे बीजेपी है, एएसआई का सर्वे होगा, फिर ये मुद्दा खड़ा हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, न्यायालयों की हम हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है, कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार पर हम संकट कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शिकायत करी है राज्यपाल को, और आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में अमूमन ये देखने को ऐसी परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मुख्यमंत्री की शिकायत कोई मंत्री करे। कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम मीडिया में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, वी हैव टेकन नोट ऑफ इट, और हम उसका जो भी निवारण करना है करेंगे, और हमारी सरकार को कोई संकट नहीं है। कोई संकट नहीं है। अब मैं आपसे साउथ इंडिया के बारे में पूछना चाहता हूं। साउथ इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में आप कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं, हम असम में सरकार बना रहे हैं, हम एनडीए की सरकार एआईडीएमके के साथ तमिलनाडु में बना रहे हैं, हम एनडीए की सरकार पुडुचेरी में बना रहे हैं, और केरल में हम फोर्स के रूप में आ रहे हैं, एक ताकत के रूप में हम उभर रहे हैं। जहां तक आपने साउथ में आने की बात कही है, हम तमिलनाडु और केरल में हम कंसर्टेड एफर्ट के साथ इन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहे। क्या साउथ इंडिया को लेकर, तमिलनाडु और केरल को लेकर बीजेपी का प्लान 2024 है, 2024 है? नहीं, जैसे आप लोगों ने बंगाल की तैयारी 2016 में शुरू कर दी थी। हर एक स्टेट के लिए हमारे पास ऐसा ही प्लान होता है, लेकिन हम उसको कोई टारगेट के साथ 2024 और इसके साथ नहीं जोड़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, हम अपनी फोर्सेस, अपनी ताकत हमारी बढ़े, हमारी रीच बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल हम आखिरी में इंटरव्यू के। बंगाल का चुनाव अब 2 मई को इसका नतीजा आएगा। जगत प्रकाश नड्डा के, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में अगला टारगेट क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी उन राज्यों में चुनाव, सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना, यह हमारा टारगेट रहा है। अभी हमारा काम उड़ीसा में बढ़ना है, हमारा काम तेलंगाना में बढ़ना है, हमारा काम आंध्र में बढ़ना है, हमारा काम साउथ में बढ़ना है। इसलिए सवाल और हमारी जो सरकारें हैं, यूपी में भी हमारा दौरा शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में भी हम जाएंगे। सब जगह हमने, जहां हमारी सरकारें हैं वहां भी हम काम करेंगे, जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां भी हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के बढ़ना है। इसलिए हमारा टारगेट स्पष्ट है, और उसके लिए मैं अकेला ही नहीं, हमारी पूरी टीम, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी, आपने हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि कोरोना के इस काल में आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट हर सवाल का जवाब दिया। आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। और इस वक्त एक बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की ऑडियो आने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से कहा कि प्रशांत किशोर भी वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी कहती आई है। नड्डा ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ममता चुनाव हार रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है, और वहां पर ममता बनर्जी के जो
चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टीकरण हुआ जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर उनका ये कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट नहीं, जो ये क्लब हाउस की डिबेट चर्चा आई है, चैट आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी वो, पर उन्होंने बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट आनी, पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। जेपी नड्डा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कूच बिहार की हिंसा पर ममता बनर्जी पर हमला किया और ये सवाल पूछा कि 10 साल से बंगाल का सीएम कौन है, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। कर रहे हैं आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ, शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। वहीं जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने कहा कि यह परिवर्तन और विकास का नारा है। जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉमनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। देखिए, जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे? किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना? ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना, तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आपने आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन भूलेगा इन बातों को?